हाँ जी, तो साइकोलॉजी है क्या? आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम साइकोलॉजी में? साइक साइक का मतलब क्या है? हम्म, बताओ किस जैसे चीज? साइको एंड लॉगस। हाँ जी, साइक एंड लॉगस है ना। लॉगस का हाँ, मतलब तो हो गया कि स्टडी ऑफ, जब हम किसी स्टडी। चीज की हाँ। स्टडी कर रहे हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया या जो भी आप ना और भी ऐसे लॉजी हम वर्ड लगाते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो स्टडी ऑफ। लेकिन यहाँ पे हम स्टडी किस चीज की कर रहे हैं? अगर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हूँ, या फिर मैं मतलब सामने वाले की साइकी को पढ़ सकती हूँ, इसका मतलब मैं क्या पढ़ सकती हूँ? माइंड कर सकते हैं ना किसी का भी स्टडी। माइंड, ठीक है। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम किसी की सोल को स्टडी करते हैं, ठीक है, हाँ, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, कि माइंड स्टडी ऑफ माइंड कहते हैं जी, स्टडी ऑफ सोल कहते हैं जी, एक ऑप्शन और लिख देते हैं, एक लिख देते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा ही पूछा जाता है कि साइकोलॉजी में हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली। तो देखो, इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आया था वो आया था सोल का, ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला था कि हम किसी आत्मा को पढ़ते हैं। अब फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने सॉरी साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बोला कि आत्मा तो विजिबल ही नहीं है, दिखती ही नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसको हम जान कैसे पाएंगे, उसको हम स्टडी कैसे करेंगे, मतलब ये तो एक टेंजिबल थिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने कहा कि माइंड होता है, यानी कि हम माइंड को स्टडी करते हैं, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी कैंसिल हो गया बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। तो उन्होंने इसको भी खारिज कर दिया, उन्होंने बोला नहीं नहीं, माइंड कैसे हो सकता है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास हार्ट है, माइंड कहाँ है? माइंड फिर से सोल की जैसा ही एक चीज है, जिसको मैं देख नहीं सकती, यानी जिसको मैं छू नहीं सकती, तो माइंड को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, यानी मन, जिसको हम मन कहते हैं, ठीक है। ये दिमाग की माइंड वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, मन, ठीक है। तो हम मन की स्टडी भी नहीं कर रहे इसके अंदर। फिर तीसरा जो मैं ऑप्शन कह रही थी कि तीसरा एक और आ जाता है, वो आता है चेतना, यानी कि कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस लिख दिया जाता है। अब कॉन्शियसनेस जो है, यानी कि जो मैं कर रही हूँ, जैसे इस वक्त मैं क्लास ले रही हूँ और आप मेरे से पढ़ रहे हो, है ना, तो कहता है कि भाई कॉन्शियसनेस क्या, हम कॉन्शियस हैं, जो चीजें हमारी कॉन्शियसनेस में होती हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड में होती हैं, वो सारी की सारी क्या है, हमारी साइकोलॉजी है, और उसी को स्टडी करना होता है। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने इसको भी कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप सिर्फ कॉन्शियस, ठीक है, अगर आपको मुझे जानना है, मान लो मेनका को जानना है कि जन्नत मैम कैसे है, तो उसके लिए सिर्फ ये जानना थोड़ी ना जरूरी होगा कि मैं क्या कर रही हूँ कॉन्शियसनेस में, ये भी जानना जरूरी होगा कि मेरे अंतर मन में क्या चल रहा है, यानी कि अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, ये भी जानना जरूरी होगा कि मेरे सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है ना, तीनों ही माइंड की स्टेट्स होती है। तो अब ये दोनों तो मिस हो रही थी यहाँ पे, तो इस वजह से वो कहते हैं कि अकेली कॉन्शियसनेस को पढ़ के तो भाई किसी को हम जान नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर बातें, अब मैं ज्यादातर बातें अपनी कॉन्शियसनेस में सबको थोड़ी ना बताऊंगी, ज्यादातर बातें हमारे अंतर मन में होती हैं, हमारे अंदर हमारे मन में होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पीछे छुपी हुई या कह लीजिए दबी हुई होती हैं, तो कहता है वो तो सारी रह ही जाएंगी, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। देन आया लास्ट वाला फोर्थ, जिसे कहा गया बिहेवियर, ठीक है। तो जो हमारा साइकोलॉजी है, इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर करके भी एक बार एक आपको साथ ही में क्वेश्चन आता है, जैसे कि किसने कहा है कि जो ये साइकोलॉजी है, ये इट इज साइंस ऑफ बिहेवियर, ये क्वेश्चन भी 2 बार मैं देख चुकी हूँ। ये कहा था जी पील ने, ठीक है, पील ने ये मतलब अपने मुंह से बोला था, मतलब उसके वर्ड्स हैं, इन्वर्टेड कॉमा में आता है कि साइंस ऑफ बिहेवियर कहते हैं मनोविज्ञान को, या स्टडी सॉरी साइकोलॉजी को। ये किसने कहा था? तो ये पील ने कहा था, ये पील के वर्ड्स हैं, और
इसे बिहेवियर ही कहा जाता है। और आज हम एट प्रेजेंट इसे क्या मानते हैं, ये तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको नहीं मानते हैं। ये आए जरूर थे, ठीक है, इसीलिए आपको ऑप्शंस में लिखे जाते हैं, बट नाउ फाइनलाइज क्या होता है कि हम क्या यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर को। देखो बिहेवियर एक ऐसी टर्म है, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिए टर्म, क्योंकि बिहेवियर एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर सारा कुछ कवर हो जाता है। सारा कुछ मतलब मेरी सोल, मेरा माइंड, मेरा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ठीक है, जो चीजें भी हम चाहे कर रहे हैं, चाहे दिखा रहे हैं, चाहे नहीं दिखा, वो कहीं ना कहीं बिहेवियर के थ्रू क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। तो किसी का बिहेवियर जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसका माइंड भी पढ़ रहे हैं, हम सोल भी पढ़ रहे हैं, हम उसकी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस स्टेट्स भी पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो जस्ट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको इसी तरीके के। उसके बाद कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको भेजी थी ऑलरेडी, उसके अंदर आपको कुछ बुक्स के नाम मिलेंगे। जैसे पहली बुक किसने दी थी, विलियम जेम्स ने, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ऐसे कुछ करके, ठीक है, वो कब दी थी, 1978 आई गेस। और उसके बाद जैसे ऐसे क्वेश्चंस की विलियम वुंड ने हमें पहली लैब दी थी, किसने दी थी, कहाँ पे दी थी, लिप्जिंग में दी थी। तो ये सारी चीजें आपने वहां से याद कर लेनी है, ठीक है, ये सारा फैक्चुअल डेटा है ना वो डॉक्यूमेंट आपके पास? यस मैम, वो एक पेज आपने भेजा था उसमें। हाँ, तो उसमें ये सब चीजें देख लेना। ठीक है, अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या होती है जी, आपके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या होती है? व्हाट इज लर्निंग, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? मतलब एक आम भाषा में अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो लर्निंग क्या है? लर्निंग मैम एक होल प्रोसेस है, ये तो वैसे भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ही ये चलता ही रहता है। राइट राइट। इसको हम कहते क्या है, मतलब है क्या, ये क्या करते हैं हम इसमें? सीखना। सीखना, राइट। तो लेमन लैंग्वेज में हम लर्निंग को क्या कहते हैं कि जब मैं कुछ सीख रही हूँ, चाहे मैं स्विमिंग सीख रही हूँ, चाहे मैं कुकिंग सीख रही हूँ, चाहे मैं पढ़ना सीख रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी सीख रही हूँ, मतलब कुछ सीखना। बट जब हम साइकोलॉजी में इसको कहते हैं तब क्या कहते हैं? बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। यस, है ना, चेंज इन बिहेवियर, यानी किसी भी तरीके का बिहेवियर में बदलाव, या फिर कई बार ऑप्शन में मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी लिख दिया जाता है। यानी कि व्यवहार में जैसे ही मेरे बदलाव आता है तो उसको हम लर्निंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने जैसे कोई चीज सीखी तो उस चीज के लिए मेरा जो बिहेवियर है उस चीज को अडेप्ट कर लेगा और उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे, और जैसे ही वो बदलाव आएगा उसी को हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब लर्निंग किस किस चीज के थ्रू होती है? जैसे मान लीजिए अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी लर्निंग होती है। यस मैम। और किस किस चीज से होती है? एक्सपीरियंस करने से होती है, मतलब हमारे जो अनुभव होते हैं वो भी हमें सिखाते हैं। और क्या सिखाता है हमें? किसी से इंस्पायर होके भी हम काफी कुछ सीखते हैं। और अच्छा, इमिटेट करके भी हम, इमिटेशन यानी नकल करके भी हम सीखते हैं, है ना। ऐसे काफी कॉन्सेप्ट्स है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, यानी कि हमारी सीखने में हेल्प करते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आता है, ये वाले ऑप्शंस तो लिखे ही होते हैं कि भाई लर्निंग इज डन थ्रू, या फिर लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू, है ना, इन चीजों से होती है। बट लर्निंग इनमें से किस चीज से नहीं होती, या फिर किस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया कि ये तो हमें पता होता है कि अगर मैं जी रोज प्रैक्टिस करूंगी तो मेरी लर्निंग हो जाएगी, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लर्निंग करवाते हैं वो हमें पढ़ते ही पता चल जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो आप कभी सीखते ही नहीं? क्या ऐसा कुछ है जो आप कभी सीखते नहीं? ऐसा कुछ है जो आपने सीखा नहीं पर फिर भी आप करते हो? कुछ आ रहा है माइंड में ऐसा? नहीं आ रहा। रोना सीखा था? नो मैम।
नहीं सीखा था। अब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही वो रोने लगता है या वो फीड लेता है या जो भी उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं, है ना, हम उसको क्या नहीं करते, सिखाते नहीं है। ठीक है, पहली बात तो वो क्या होते हैं, उसके बॉडी के नेचुरल रिफ्लेक्सेस, रिस्पॉन्स नहीं होते, वो रिफ्लेक्स होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स में ना मेन का यही डिफरेंस होता है, ध्यान रखना क्वेश्चन में कहाँ रिफ्लेक्स लिखा है, दोनों का ही मतलब प्रतिक्रिया होता है, यानी कि एक सामने से एक रिस्पॉन्स आना, लेकिन एक शब्द होता है हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, साइकोलॉजी में दोनों के मतलब बदल जाते हैं। जैसे अगर रिस्पॉन्स है तो मुझे पता है मैं क्या रिस्पॉन्स कर रही हूँ, ठीक है, हाँ कर रही हूँ, ना कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, थप्पड़ मार रही हूँ, नहीं मार रही हूँ, ये रिस्पॉन्स सोच के बोलना ना, हाँ इसमें जी, हाँ जी, सोच के बोलना होगा ना। बिल्कुल। जो नेचुरली आता है ना सामने से, नेचुरली मतलब अब किसी ने मुझे थोड़ा सा भी डांट दिया, मैं चाहती नहीं उसके सामने रोना, लेकिन मेरी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, या मेरे इमोशंस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और मैं रो पड़ूंगी। ठीक है, या फिर किसी ने कोई जोक मार दिया, अब मैं मीटिंग में बैठी हूँ, मुझे हंसना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हंस दी, वो मेरी बॉडी का रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, यानी कि जैसे आपके पेपर में जैसे, मतलब आपके नहीं, कई पेपरों में जैसे आता है कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वहां पे लिखा होता है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, यानी पलके झपकना। अब ये क्या है, पलके झपकना तो हम झपकेंगे, हमारी बॉडी का नेचुरल रिफ्लेक्स है। ठीक है, जैसे खाने को देख के मुंह में पानी आना, सैलिवेशन, सॉरी सैल्वेशन, वो क्या होता है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा जब हम जब हमारे मुंह में पानी आता है तो वो हम खुद थोड़ी ना लेके आते हैं पानी जानबूझ के, अब हमें भूख लगी होती है, हंगर होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, नेचुरली उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो ये जितने भी बॉडीली रिफ्लेक्सेस होते हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी करती है, हंसना, रोना, कोई इमोशन सामने लाना, या फिर जैसे पलके झपकना और ऐसी चीजें जो मैंने बोली, वो सारी की सारी लर्निंग में कंसिडर नहीं होती, यानी कि वो हम सीखते नहीं है, वो नेचुरली आ जाती है। अब दूसरी चीज जो आपके ऑप्शंस में आ चुकी है, जिसपे वो क्वेश्चन कर चुका है, कहता है उसके लिए वो क्वेश्चन ये करता है कि लर्निंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी ऐसा क्या है जो जिससे सीखना जो हमारा है वो प्रभावित ही नहीं होता, ना वो चीज प्रभावित होती, ना ही लर्निंग मतलब प्रभावित होती। तो ऐसी जो चीज है वो है एज। क्या सीखने और एज का कोई लिंक है? नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्यों पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे होते हैं, आईडी वाले जो होते हैं, उनके रेफरेंस में पूछा जाता है। जैसे उनकी मेंटल एज जो है वो आपको पता है कि काफी कम होती है, लेकिन जो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो तो बढ़ती रहती है धीरे धीरे धीरे, और मेंटल एक जगह रुक जाती है। यानी कि सीखना जो है वो इस एज से, ये जो हमारी एक्चुअल एज होती है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा 20 साल का है तो उसका कोई स्पेसिफिक, उसका कोई पॉइंट है कि भाई 20 साल का हो गया तो इतना तो इसको सीख जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी एज के बहुत बड़े हो जाने के बाद भी मैच्योर नहीं हो पाते, यानी कि काफी कुछ सीख ही नहीं पाते। ठीक है, तो सीखने का जो है लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं करती किसी भी एंगल से। इज इट ओके? समझ आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, इसके अलावा जो लर्निंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट आती है, जैसे अभी आपने शुरू में बोला था कि मैम ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, दैट मींस आपने लर्निंग को पढ़ा है और आपको पता है कि पूरी जिंदगी चलती है। हम कहते हैं भी वोम से टोम तक लर्निंग जो है वो चलती है, मतलब आप सीखते, बच्चा शुरू से सीखने लगता है, एंड तक सीखता है, तो आप लाइफ लॉन्ग सीखते हो। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, लर्निंग का इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट लर्निंग, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देंगे और आपको कई स्टेटमेंट्स देंगे ए बी सी डी ई करके, ठीक है, जो भी मतलब जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, तो ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस में ना एक लाइन आती है, अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग। क्या ना सीखना भी सीखना है? इज इट करेक्ट और नॉट? अनलर्निंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो कभी? नहीं,
मैम इसमें ये है कि हम किसी चीज को सीख के अपने बिहेव में चेंज नहीं करेंगे, तो अनलर्निंग मतलब अगर कुछ भी हमें रोज दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंज नहीं करते हैं, तो वो भी लर्निंग कहलाती है ना। अनलर्निंग का मतलब ये नहीं है यहाँ पे। अनलर्निंग का मतलब, चलो मतलब मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि कुछ डिलीट करना मेमोरी में से। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो आपने सीखा है उसको डिलीट करना या रिप्लेस करना, अनलर्न कर देना उस चीज को। अनलर्न तो करते क्या हैं। वो फिर सीखना तो है? वो भी लर्निंग ही हुई, फिर तो मैम वो भी लर्निंग ही हुई फिर तो। यस मैम, ये वहां पर होता है जैसे कि हम अगर जो गलत अनुक्रिया करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये अनुक्रिया गलत है, तो हम उसको राइट, भूलकर दूसरी अनुक्रिया करते हैं जो राइट, राइट राइट। होती है। हाँ जी। तो हम अनलर्निंग ना बहुत बार करते हैं। जैसे मैं छोटी सी एक चीज, छोटे से एक टास्क में बताती हूँ कि अगर अगर मैं एक रास्ते से ऑफिस जाती थी, तो वो रास्ता क्या हो गया, मान लीजिए परमानेंटली वो रास्ता बंद हो गया, अब कोई और रास्ता हो गया ऑफिस के लिए, ठीक है। तो मुझे धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, उस रास्ते को अपने माइंड से अनलर्न करना पड़ेगा और नए रास्ते को लर्न करना पड़ेगा। और अदरवाइज मैं उसी रास्ते पे चली जाऊंगी हर रोज, और कई बार ऐसा हो भी जाता है हम अनकॉन्शियसली कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपने अनलर्न नहीं किया होता उस चीज को, ठीक है। ऐसे ही ना, जैसे आप अपने बेडरूम में या अपनी किचन में, जैसे हम चाय बनाते हैं, हमारे चाय पत्ती और चीनी का डब्बा ना एक ही जगह रखा होता है। अगर मैं उसकी जगह बदल दूंगी ना, तो भी आपका हाथ वहीं जाएगा जहाँ वो पहले रखा हुआ था। जाता है कि नहीं उस चीज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना। वो क्या है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अनलर्न करना पड़ता है। अपने माइंड को ये चीज समझानी पड़ती है कि अब ये चीज यहाँ नहीं, अब ये चीज यहाँ है। तो जब आप अनलर्न करते हैं तब भी आप कुछ लर्न ही करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल करेक्ट होती है। ओके, इसको आपने रॉन्ग नहीं करना। और कोई ऑप्शन होता है जो रॉन्ग होता है, यानी कि भी मतलब लर्निंग कुछ भी लिख देगा लर्निंग के बारे में कि ये एंड हो जाती है एक पर्टिकुलर एज तक, या ऐसा कुछ लिख देगा, तो वो गलत होगा। लेकिन ये कई बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग करके आ जाते हैं। ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। और लर्निंग भी एक लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लर्निंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? यस मैम। मैम करके सीखना भी इसी का पार्ट होगा ना, कि हम करके सीखेंगे, जो गलत होता जाएगा उसको हम डिलीट करते जाएंगे। हाँ, राइट, 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 बिल्कुल। चाहे देखो, लर्निंग में चाहे मेमोराइज करना है, वो हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, हमारी एक्टिविटी प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है, ठीक है। दोनों ही मायने में हम कुछ सीखते हैं। यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है। क्या कर रही थी मैं? नेक्स्ट हम करते हैं जी थ्योरी। लर्निंग की फर्स्ट थ्योरी करते हैं। तो लर्निंग में हम 6 थ्योरीज करेंगे। 6 नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे। 6 मेनका को पढ़नी है। हाँ, बाकी भी आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको हल वगैरह अगर आपके पेपर में आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो कौन सी 6 थ्योरीज हैं? चलो कौन सी है ये तो आपको थ्योरी वाइज ही पता चल जाएगा। हम फर्स्ट थ्योरी करते हैं, ट्रायल एंड एरर। किसने दी थी? E.L. थॉर्नडाइक ने। और हाँ, पूरी साइकोलॉजी में, हाँ। पूरी साइकोलॉजी पढ़ते वक्त आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में बहुत क्वेश्चन करती हूँ, और क्वेश्चन ना करूँ तो मुझे खुद ही ऐसे हो जाता है मैं अकेली पढ़ा रही हूँ, इसलिए, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं ना मैम। हाँ जी, हाँ जी। मंकी के ऊपर किया था इस पे? फूल और प्रयास। हाँ, नहीं, क्या? मंकी तो कोलर ने किया था। हाँ, इसने किस पे किया था? बिल्ली इसने पे। कैट पे किया था। हाँ जी, हाँ। ठीक है। इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें मैचिंग आती है, कैट, डॉग, रैट, पिजन, ठीक है, चिंपैंजी, ये हमारे पास सारे। और अच्छा, ये लर्निंग में ही आएंगे, ठीक है, ये भी याद रखना।
ये लर्निंग में ही आएंगे, रैंडम आपको थ्योरीज नहीं कराऊंगी मैं, टॉपिक वाइज थ्योरीज कराऊंगी। तो काफी चीजें आपके माइंड में ऐसे भी सॉर्ट रहनी चाहिए कि लर्निंग में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, या इंटेलिजेंस में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो सारे डिफरेंट हैं और सबकी थ्योरीज डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर मैचिंग भी आ जाती है इस चीज की कि किसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, और सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो मैक्सिमम सारे आपके लर्निंग में ही होते हैं। यस मैम, अब माइक अनम्यूट कर दें, क्योंकि जब जब तक हम उसको अनम्यूट करते हैं बताते हैं तब तक आगे बढ़ जाते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ गई। एक मिनट, मैं वाईफाई रिकनेक्ट करती हूँ, ये वाला सही है। हेलो, यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो अनम्यूट कर सकते हो, नो इश्यूज। अच्छा, ये क्या है कि कैट के साथ इसने क्या किया था, किसी को याद है? मैम एक पिंजरे में कैट को बंद कर दिया था और फिश रखी थी। उसको वो एक पैडल सा था, वो दबा के जब करते थे तो लीवर खुलता था और फिश मिल जाती थी। राइट। वो बार बार देखो, जैसे यही मतलब वो पिंजरे में घूमती रहती थी और गलती से लीवर पे पैर दब गया तो वो पिंजरा खुल गया, तो उसे वो फिश मिल गई थी खाने को। इसलिए वो मतलब बार बार ट्राई कर रही थी। राइट, बिल्कुल वो यही कर रही थी। तो थॉर्नडाइक ने एक केज लिया, ठीक है, केज के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया, लेकिन वो बिल्ली क्या थी, वो बिल्ली थी हंग्री, यानी भूखी बिल्ली को लिया, ठीक है। आपको ये चीज हमेशा छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि अगर वो भूखी ना होती ना तो वो रिस्पॉन्स ही ना देती फिश को देख के, है ना, फिर एक्सपेरिमेंट कैसे फुलफिल होता। तो ये हमेशा क्या रहेगी, भूखी बिल्ली रहेगी। तो जैसे ही वो भूखी होती थी तो जब उसको पिंजरे में डाला गया फर्स्ट टाइम, जैसे मान लीजिए उसको डाला गया, तो उसने इधर उधर जाके, मतलब उसने क्या किया, जैसे फिश रख दी गई उसके सामने, मतलब पहले वो इधर उधर नहीं गई, वो बंद हो गई अंदर, ठीक है, उसके सामने फिश रख दी गई। तो फिश क्या होती है, एक टेम्पटिंग फूड है फिश, है ना, जिससे उसको स्मेल आई, और वो पहले ही क्या थी, मतलब भूखी थी, तो उसकी स्मेल से वो क्या करने लगी, मतलब पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तो वो रैंडम मूवमेंट्स कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी। तो जब इधर उधर घूम रही थी तो वहां पे एक लीवर लगा हुआ था, जिसपे पैर आने से पिंजरा जो है वो खुल गया, ठीक है। खुल के उसने बाहर आके क्या खा ली, फिश खा ली। अब इसी चीज के उसको बार बार, जब भी वो भूखी होती थी इस चीज के, उसको प्रयत्न यानी कि ट्रायल्स दिए जाते थे, कि अंदर डाला जाता था और देखा जाता था कि भाई बाहर कैसे आएगी, ठीक है। और उसने गलतियां भी काफी की इसी चीज में। तो धीरे 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 क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पहली बार अगर उसने 15 अटेम्प्ट किए थे लीवर को दबाने के लिए, या 15 अटेम्प्ट के बाद बाई चांस लीवर दब गया था, तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आया था जब उसने अंदर जाते सिर्फ लीवर को दबाया, यानी कि एक ही अटेम्प्ट में उसने लीवर को दबाया, और उसको बाहर, उसको पता लग गया कि जब भी मैं लीवर पे पैर रखती हूँ तो पिंजरा खुल जाता है, ठीक है। तो उसने अंदर गई और उसने लीवर पे पैर रखा और बाहर आके उसने फिश खा ली, विच मीन्स उसकी क्या हो गई, उसकी लर्निंग हो गई, ठीक है। उसने जो सीखना था वो उसने सीख लिया। क्या सीखना था, कि मुझे बाहर कैसे आना है, खाने तक कैसे पहुंचना है। तो जिस चीज को हम ट्रायल्स देते हैं बहुत बार और उसमें गलतियों को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी कि धीरे 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 हमारी गलतियां क्या होने लग जाती हैं, कम होने लग जाती हैं, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम एक भी गलती नहीं करते हैं, तो वहां पे हमारी क्या हो जाती है, लर्निंग हो जाती है। समझ गए? यस मैम। ठीक है। अब इसका जो प्रोसेस है वो हम वहां से जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत सारे पेपरों में आ चुका है कि इस थ्योरी में ड्राइव क्या है,
पहली बात ये बताओ ड्राइव क्या होती है? मैम ड्राइव वो उत्तेजना, जैसे भूख उसकी ड्राइव है। बिल्कुल। तो इस थ्योरी में ड्राइव क्या है? भूख है। अगर भूख ऑप्शन में ना हो तो कुछ और लग रहा है आपको जिसने उसको उत्सुक किया हो, उत्तेजित किया हो बाहर आने के लिए? मैम फिश फिश नहीं, स्मेल। स्मेल, हाँ सॉरी। ठीक है, तो दोनों ही में से कोई ऑप्शन आपके पेपर में हो सकता है। जैसे नेट के एग्जाम में एक बार भूख नहीं था, वहां पे स्मेल था। ठीक है, तो स्मेल भी हो सकती है, भूख तो है ही है। ठीक। सेकंड चीज, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? उद्दीपक। अच्छा, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस भी वही उत्तेजित, जो उत्तेजित करे, उसको काम करने के लिए प्रोवोक करे। प्रोवोक करे। ठीक है, जो काम करने के लिए प्रोवोक करे, तो इसमें क्या है स्टिमुलस? मैम सेम फिश है, चीज, फिश। हंगर और अब स्मेल दोनों। नहीं, वो उसके ड्राइव्स हैं, वो उसके ड्राइव्स हैं। जैसे मैंने फिश कहा, है, फिश। अगर अगर मैं स्टिमुलस रख देती है ना, लेकिन उसको क्या नहीं होता, हंग्री नहीं हंगरी होती, नहीं होती, भूख अगर नहीं ड्राइव ही होती। ना होती हाँ। है ना, तो स्टिमुलस क्या कैसे काम करता? स्टिमुलस काम ही नहीं कर पाता। अगर इसकी जगह, अच्छा ये भी हम, अब उसने फिश क्यों रखा, उसने ब्रेड क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि ब्रेड में से स्मेल नहीं आती, वो ज्यादा टेम्पटिंग नहीं होता, टेम्पटिंग फूड नहीं है ना, तो वो भी स्टिमुलस शायद काम ना करता इतना। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा स्टिमुलस क्या, स्टिमुलस चीज डिफरेंट है, ड्राइव चीज डिफरेंट है। जो हमें स्टिमुलस तक लेके जाए वो ड्राइव है। ठीक है, और हमारा जो स्टिमुलस है वो यहाँ पे फिश है। कई बार ऑप्शन में फूड भी लिखा होता है, जो भी लिखा हो आप उसको टिक कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज बताइए कि यहाँ पे ब्लॉक क्या है? ब्लॉक सिंपल सी बात है, यहाँ पे केज जो है वो ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, यानी कि रुकावट। ठीक है, केज है, केज या कई बार बॉक्स भी लिख देते हैं वो, उनकी मर्जी है, जो जो भी वो लिखे। ठीक, फिर अच्छा, और इसके अंदर चांस सक्सेस क्या है? यानी कि डूइंग रैंडम मूवमेंट्स, यानी कि उसको पहली बार जो बाय चांस सक्सेस मिल गया, उसको जो सफलता प्राप्त हो गई बाय चांस। ठीक है, पहली बार तो बाय चांस ही हुई ना, वहां लिखा थोड़ी था कोई बोर्ड पे कि लीवर दबाओ और बाहर आओ, है ना। तो ये जो मूवमेंट्स है, रैंडम मूवमेंट्स जो उसने की, उससे उसको क्या मिला? सक्सेस मिल गया। ठीक है, सक्सेस मिलने के बाद उसने क्या किया? सिलेक्शन किया। किस चीज का सिलेक्शन किया? सिलेक्टेड द राइट रिस्पॉन्स। ठीक है, सिलेक्टेड द राइट रिस्पॉन्स का मतलब है उसने सही प्रतिक्रिया का चयन किया कि भाई ये वो सही जगह है। मतलब उसने अपने माइंडसेट में बिठा लिया कि यहीं आसपास कहीं मेरा ना जो पॉइंट है जिसको मुझे प्रेस करना है, जिससे वो खुल जाता है पिंजरा, वो यही है। ठीक है, उसने चयन कर लिया सही प्रतिक्रिया का। एंड इस लाइन के साथ ये भी लिखना है कि एलिमिनेटेड द एरर्स। ठीक है, जो गलतियां थी उसको उसने जब सही प्रतिक्रिया का चयन कर लिया तो उसने गलतियों को निकाल दिया, इसका मतलब। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में उसने क्या किया? फिक्सेशन, यानी कि फिक्स्ड द राइट रिस्पॉन्स। उसने फिक्स कर लिया कि यही वो जगह, मैं जब भी अंदर ये मुझे डालेंगे मैं यहीं पे पैर रखूंगी और बाहर चली जाऊंगी, मुझे मेरी फिश मिल जाएगी। ठीक है, एक बार पेपर में ऐसा भी आया था कि सिलेक्शन प्लस फिक्सेशन, ये किसके प्रोसेस में आता है? किस थ्योरी के प्रोसेस में आता है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिलेक्शन और फिक्सेशन हम दोनों ट्रायल एंड एरर में करते हैं। इज इट ओके? यस मैम। मैम हाँ, मैम ड्राइव और स्टिमुलस में ये भी हो सकता है कि ड्राइव फिजिकली होता हो, जो हमारी बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल, जैसे हमारी बॉडी का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स होता है। हाँ रिस्पॉन्स। जी, हाँ जी, हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स आता है, उसको हम उसको कहते हैं। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन या डाउट यहाँ से?
ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको रब करती हूँ। अब देखो यहाँ से अच्छा एक चीज आप खुद ही बताओ कि इसका एजुकेशन के अंदर इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। बच्चे को जब हम कुछ सिखा रहे हैं तो ट्रायल और एरर के क्या मायने हैं वहां पे? बार बार मैम गलतियां करके बच्चा सीखता है। हाँ कुछ जी, भी चीज वो कर रहा है, बार बार ट्राई करेगा तभी वो उस चीज पे पहुंच पाएगा। बिल्कुल। मैम जैसे ये हम लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे लर्निंग बेस कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जैसा लग रहा है ना। अगर हम वन वर्ड में कहें तो प्रैक्टिस यस मैम। का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब जितना ट्राई करोगे उतनी ही गलतियां क्या होंगी? एलिमिनेट होंगी और उतना ही आपका एलिमिनेट रिस्पॉन्स पक्का हो जाएगा और आपकी लर्निंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है, हम बच्चे को क्यों कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करने के लिए? मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करने के लिए क्यों कहती हूँ, है ना? या फिर इंग्लिश में है, ग्रामर में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए क्यों कहते हैं? या फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं बच्चे को, ग्रामर काफी प्रैक्टिस करवाते हैं, इवन अलग से प्रैक्टिस बुक्स आती हैं। क्यों आती हैं? ताकि वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उनको राइट रिस्पॉन्स तक वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या निकलता है? प्रैक्टिस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट चीज इसके अंदर क्या आती है। नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है जी आपके लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, तो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं, इसीलिए हम इसकी थ्योरी के साथ ही पढ़ रहे हैं। इसी थ्योरी पे बेस करके इन्होंने हमें कुछ लॉज दिए हैं कि जब भी आप सीखते हैं तो ऐसी क्या चीजें हैं जो होती ही होती हैं, या फिर ऐसी क्या चीजें हैं जो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, लॉज ऑफ लर्निंग। अब फर्स्ट लॉ ऑफ लर्निंग क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? रेडी होना मतलब हमेशा रेडी रहना, मतलब जैसे किसी चीज के लिए कुछ। हमेशा, या जब हम सीख रहे हैं, हाँ, जब हम कुछ भी सीखने जा रहे हैं, है ना? रेडी रहना। रेडी का मतलब क्या है? फिजिकली रेडी। मैं उड़ने के लिए रेडी हूँ, तो फिर तो उड़ सकती हूँ। अगर मैं मतलब मैं अगर रेडी रहूंगी उस हिसाब से तो मैं वो लर्निंग कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती, है ना? हर तरह की लर्निंग हम सिर्फ मतलब फिजिकली रेडी होके नहीं कर सकते। कि मैं कहूँ अब जैसे चलो गाड़ी चलाना है, हम कह सकते हैं कि टू बी रेडी मीन्स कि मेरा रेडी होना उस चीज के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्टेट्स में है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि मैं तो उड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, तो उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होती है? रेडीनेस का मतलब हमारी एबिलिटी भी होती है, यानी हमारी क्षमता, उड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है, हमारी एबिलिटी नहीं होती है, ये हमारी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उड़ पाए। ठीक है, तो इसलिए एबिलिटी जो है और रेडीनेस जो है, इसके अंदर दोनों ही चीजें आ जाती हैं कि दोनों आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एक लर्निंग करने के लिए रेडी है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रयास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मींस बार बार उस चीज को करके देखना जो आपको करवा दी गई है। अब रेडीनेस में मान लीजिए आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया गया है, ठीक, आपने सीख लिया कि अच्छा आप रेडी थे और आपको सिखा दिया अच्छा गाड़ी ना ऐसे ऐसे चलती है। अब आपने खड़ी कर दी गाड़ी लाके, आपने 2 महीने उस गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, तो क्या आ जाएगी आपको गाड़ी चलानी? नो मैम, प्रैक्टिस नीड। हाँ, ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज का भी जो लॉ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक का होता है यूज, एक होता है लॉ ऑफ यूज।
ठीक है। दूसरा होता है लॉ ऑफ डिसयूज। देखो ये मिस यूज नहीं है, बहुत से बच्चे कई बार ऑप्शन में गलत मिस यूज का मतलब तो होता है दुरुपयोग, मतलब गलत प्रयोग करना, बट यहाँ पे क्या है, कम प्रयोग करना। डिसयूज मतलब उस चीज को उतने लेवल पे यूज ना करना, ठीक है। अब एक्सरसाइज में भी वो कहता है थॉर्नडाइक कि देखो एक तो हो गया कि मैं डेली एक चक्कर लगाती हूँ, आधा घंटा गाड़ी चलाती हूँ, एक हो गया कि मैं महीने में एक आध चक्कर लगाती हूँ। दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल रहेगा? डेली वाला मैम में। प्लीज रिपीट। ऑब्वियसली यूज है ना। तो हम किस लेवल का यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज उस पर भी डिपेंड करता है कि कल दिन कोई कहे नहीं जी मैं तो पढ़ता हूँ, है ना, लेकिन कितने घंटे कितने टाइम आप कितना उसको टाइम दे रहे हो चीज को सीखने के लिए, तो वो भी मायने रखता है। इवन अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे ये एग्जांपल मेरी टीचर ने दिया था जब हम ये यूजीसी की तैयारी करते थे, तो उन्होंने बोला था कि जैसे लैंग्वेज है, ABCD ना मोस्टली सभी बच्चों को आती होती है, ठीक है, बट जब हम कहते हैं कि क ख ग सुनाओ, तो क्या हो जाता है, नहीं आता होता। बहुतों को नहीं आता, मतलब बहुतों को, मतलब आज भी आप किसी बड़े को भी पकड़ लो, हम तो चलो टीचिंग फील्ड में, लेकिन बहुत सारे बड़ों को भी पकड़ लोगे तो उसको ABCD वो सारी सुना देंगे, लेकिन क ख ग में अटक जाएंगे। बाय, क्यों? मैम क्योंकि यूज नहीं करते हैं उसको ज्यादा। हाँ, यूज ही नहीं करते। सिर्फ हिंदी को हम कहाँ, हिंदी को हम हिंदी लिखते वक्त या हिंदी में यूज करें, इसको हम क्या करें, इसको तो बच्चा मैथ में भी यूज कर रहा है, इसको तो बच्चा सोशल साइंस में भी यूज कर रहा है, इसको साइंस में भी यूज कर रहा है, इसको तो हर जगह यूज कर रहा है इंग्लिश को, मीडियम जगह अगर इंग्लिश है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रही है कि जितना ज्यादा यूसेज बढ़ेगा उतनी ज्यादा लर्निंग होगी, और जितना ज्यादा डिसयूज बढ़ेगा उतना लर्निंग जो है वो लिमिटेड होगी, यानी कि उस लेवल की लर्निंग नहीं होगी फिर आप, ठीक है। तो ये हुआ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा आता है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव करना। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, देखो ये इसी से रिलेटेड है। यूज जितना होगा, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। डिसयूज जितना होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन उतना ही वीक होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं तो मतलब रोज ही आधा घंटा, मान लीजिए मैं रोज आधा घंटा गाड़ी चलाती हूँ या लेके जाती हूँ, या कहीं भी मैं ऑफिस से जाने लगती हूँ मान लो, तो आने में 15 मिनट, जाने में 15 मिनट, मतलब मैंने आधा घंटा रोज ही गाड़ी चला ली है ना। तो अगर मुझे कोई स्टिमुलस आता है सामने से, स्टिमुलस मतलब अगर मुझे कोई कहता है कि जी मुझे यहाँ तक छोड़ा हो, या मुझे कोई कहता है आपको आती है जी गाड़ी चल, तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली उसका रिस्पॉन्स दे सकती हूँ कि हाँ हाँ चलो छोड़ाती हूँ, कहीं भी कहोगे आप छोड़ाओगे, मुझे आती है, ठीक है। तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया वहां पे। लेकिन अगर मैंने कभी ही उठाई होगी, बट मैं सबको कह रही हूँ कि हाँ मतलब मुझे तो आती है, मैंने सीख ली, लेकिन मैंने कभी उठाई है, तो अगर कोई मुझे कभी कह देगा ना कि मुझे वहां तक छोड़ दो, है ना, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा कि नहीं नहीं अभी मुझे ना इतने अच्छे से नहीं आती है। तो ये क्या है, वहां पे मैं क्या हो जाऊंगी, वीक रिस्पॉन्स होगा मेरा, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन जो है वो काफी वीक पड़ जाएगा। या मुझे खुद के काम के लिए भी कहीं जाना है तो मैं 10 बार सोचूंगी कि ले जाऊं या नया ना ले जाऊं, मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारे क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। तो इफेक्ट्स जो है वो आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करते हैं। इज इट ओके? यस मैम। कोई डाउट? ज्यादातर क्वेश्चंस आपको लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो ये भी पूछ लेता है इनमें से कौन सा एक लॉ नहीं है, इनमें से कौन सा एक लॉ है। बट रियांका यूजीसी के लेवल पे इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ जैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। कोई कोई जैसे एग्जांपल देके दे दिया उन्होंने या ऐसे दे दिया, बट हाँ मैंने कहा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक लॉ नहीं है, या फिर लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है, करवा दूं ना, आधी करवा देती हूँ, आधी कल करवा दूंगी। नेक्स्ट थ्योरी आती है जी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग।
कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? अनुबंधन कहते हैं हम हिंदी में, और इस थ्योरी का नाम है क्रिया सॉरी ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन मतलब, कंडीशनिंग मतलब, अभी तक तो हम लर्निंग कर रहे थे, अब हम कंडीशन कर रहे हैं। एनी आइडिया? कंडीशन मीन्स कि किसी घटना का किसी से जोड़ना, कि कोई अगर बच्चा मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, मतलब वो परिस्थिति बनना कि एक घटना से दूसरी घटना का जुड़ना। राइट, एक चीज को दूसरे से जोड़ना और फिर उसको उस हिसाब से करना, है ना। तो जब हम एक चीज को बार बार किसी चीज से जोड़ते हैं ना, तो वो किस चीज का रूप ले लेती है? लर्निंग का ही ले लेती है। यानी हमें क्या हो जाती है उसकी, मतलब इसके दो मायने में, जैसे एक तो आपने बोला कि मैम किसी चीज को किसी चीज से अटैच करना, है ना, बिल्कुल ठीक है। एसोसिएट करना, बिल्कुल ठीक है। दूसरी ही चीज, जब मैं बार बार एक चीज को एसोसिएट करूंगी ना, जैसे मान लीजिए बचपन से अगर आप बच्चे को नाश्ते में चाय देते हो ना, तो फिर उसको चाय चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। नाश्ते में मतलब उठ के, अच्छा मुझे तो चाय के साथ ये खाना है, मुझे तो ये खा। अब ये क्या है? ये भी एक तरह की कंडीशनिंग है, क्योंकि आपने हमेशा जब भी नाश्ता दिया साथ में चाय दे दी, ठीक है, तो उसकी क्या हो गई? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग आल्सो मींस हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। ये बच्चे की आदतें बनाना, जैसे हम कहते हैं ना, आपने शुरू से आदत नहीं डाली जी इसको इस चीज की। अब कई बच्चे होते हैं कि किसी चीज की आदत होती है, कईयों को नहीं होती, वो जैसे उनको कंडीशन किया जाता है वैसा ही होता है। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हैं? चीजों को अटैच करते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? बच्चे की आदतें बन जाती हैं, वो चाहे अच्छी बने चाहे बुरी बने। हालांकि हर पेरेंट इसको सोच समझ के नहीं करता है। अब जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, तो हर कोई पेरेंट इसको चाय, मतलब चाय को इसको इंटेंशनली नहीं देता है, वो उनके घर में बनते हैं, तो वो जैसे वो रहते हैं, जैसे वो खाते पीते हैं, वैसे वो अपने बच्चे को कंडीशन कर देते हैं। बट बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है ना। तो शुरू से जैसा आपको चाहिए वैसा आप कंडीशन करने की कोशिश कर सकते हो। पैवलोव की जो थ्योरी है, पूरी तरह से बच्चों को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं एज टीचर्स, ठीक है, उसके ऊपर काफी ज्यादा इसने काम किया है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर है? डॉग पे। हाँ जी, डॉग के। एक्सपेरिमेंट याद है? यस मैम। बताइए। मैम वो जैसे एक भूखा डॉग है, जब उसको भूख लगती है तो वो एक घंटी बजाते हैं। पहले उसको खाना देते हैं, फिर घंटी साथ के साथ बजाते जाते हैं। फिर तो उसको लार टपकती है, जैसे वो खाना देख के घंटी की आवाज सुनकर आता है, तब अपने फूड को देख के उसको लार टपकती है, तब वो उसको देते हैं। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस करते करते एक टाइम मतलब ऐसा आता है कि वो सिर्फ घंटी बजाते हैं और फूड नहीं देते हैं, फिर भी उसको लार टपकती है। मतलब उसको घंटी के साथ वो स्टिमुलेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने लगता है। राइट, ठीक है। इसमें एक चीज बस थी जो आपने बोली, वो भी मतलब आप रॉन्ग नहीं हो, हाँ, बट आपने जब बोला उस चीज को किस तरीके से बोलना है वो मैं बताती हूँ। अब इसके क्या है, कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कंडीशनिंग की कुछ पहली कंडीशनिंग ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर, एक्चुअली मैं ये क्यों बता रही हूँ कि ऑर्डर 1 कंडीशनिंग में क्या होता है, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या दिया गया था डॉग को, सेकंड ऑर्डर। अब ऑर्डर बच्चा क्या सोचता है, मतलब स्टूडेंट आके मुझसे ऐसे कहने लगता है, मैम आपने तो दिखाया नहीं था कि वो सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर। अरे वो आपको बस वैसे ही, वो स्टेप भी कह सकते हो आप, ऑर्डर भी कह सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग के अंदर, यानी कि पहली बार क्या किया गया, डॉग को फूड दिया गया, और डॉग ने क्या रिस्पॉन्स, देखो मैं एक साइड स्टिमुलस लिख रही हूँ, एक साइड रिस्पॉन्स लिख रही हूँ, ठीक है। और जो मैं लिखूंगी ना वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर इन द क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आता है, फैक्चुअल कम आता है। तो डॉग को फूड दिया और उसने क्या किया, सलाइवा प्रोड्यूस किया, यानी उसके मुंह से लार टपकने लगी खाने को देख के, है ना। देन डॉग को सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या दिया गया, यानी कि जब खाना दिया, उन्होंने देखा हाँ जी चलो इसको भूखा तो वो था ही, तो उसके मुंह से लार टपकने लगी, उसको खाना दे दिया, चलो खा लिया, ठीक है। सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग में जैसे कि आपने कहा कि मैम फूड दिया गया फिर बेल बजाई गई, नो, पहले बेल बजाई गई और फिर फूड दिया गया। ये हम हमेशा याद रखना, ये चीज छोटी सी चीज है, क्योंकि ना, चलो वो मैं बताती हूँ क्यों, है ना। पहले बेल बजेगी फिर फूड दिया जाएगा, उससे भी उसने क्या प्रोड्यूस किया,
सलाइवा प्रोड्यूस किया, यानी उसके मुंह से लार टपकी और उसने खाना खा लिया। थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग में, ठीक है, इस ऑर्डर ऑफ कंडीशनिंग को क्या किया गया, अगेन एंड अगेन रिपीट किया गया, ठीक है, कि जब भी उसको भूख लगती थी वो बेल बजाते थे और इंस्टेंटली खाना देते थे, ठीक है, इंस्टेंटली मतलब विद इन सेकेंड्स खाना आता था। पैवलोव ने यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स का डिफरेंस रखा था। 0.5 सेकेंड्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, यानी कि जैसे ही बेल बजती थी विद इन 0.5 सेकेंड्स उसके साथ एक प्लेट अटैच होती थी, वो उसके सामने हो जाती थी अपने आप ही। वो मतलब ऐसे बंधा ही ऐसे हुआ था कि वहां पे खाना रख देते थे वो, और घंटी जैसे ही बजाते थे तो प्लेट जो है वो डॉग के सामने आ जाती थी एकदम घंटी के साथ ही, विद इन 5 सेकेंड्स, ठीक है, 0.5 सेकेंड सॉरी। तो इस स्टेप को बार बार क्या किया गया, रिपीट किया गया। अब जब रिपीट किया गया, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया कि मैं रोज ही उसको नाश्ते में चाय दे रही हूँ, तो उसके इसके क्या हो रहा था कि खाने के साथ बेल बज रही है, तो उसके बाद इसको चेकअप करने के लिए कि क्या इसकी कंडीशनिंग हो गई, ठीक है, तो पैवलोव ने क्या किया, ओनली बेल प्रेजेंट की, यानी कि उसने सिर्फ घंटी बजाई, तब भी डॉग ने क्या किया, सलाइवा प्रोड्यूस किया, ठीक है, यानी कि उसको पता चल गया, उसको लगा लो बेल बज गई, अब मेरा खाना आने वाला है, यानी कि उसने बेल को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया, ठीक है, जोड़ लिया। तो इसे हम थ्योरी ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं, इसका अदर नेम है थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। एक और नाम है इसका थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे किस चीज ने किस चीज को सब्स्टिट्यूट किया है, किसने किसकी जगह ले ली, बेल ने फूड की जगह ले ली। बिल्कुल, पहले वो बेल पे, हाँ जी, पहले वो बेल पे सॉरी फूड पे सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो बेल पे कर रहा है, ठीक है, तो बेल ने फूड की जगह ले ली, इसलिए भी हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ कंडीशनिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, मैंने बेल को पहले क्यों बोला और फूड को बाद में क्यों बोला? मैम कंसंट्रेशन के लिए कि बेल बजे फिर फूड आए, तो उसको मतलब वो वेट करेगा ना कि बेल तो बजी, उसने सुन लिया, पर अभी राइट, उसका जो मतलब जरूरत हाँ, की चीज है वो अगर मैं नहीं मिली, तो पहले उसका खाना दे कंसंट्रेट दूंगी, होगा। उसका ध्यान, हाँ, उसका ध्यान किस पे होगा, खाने पे होगा। अब वो तो डॉग है, उसको ये थोड़ी पता है कि बेल फूड सॉरी फूड के बाद एक बेल बजेगी, उस पे भी मुझे ध्यान देना है ना, वो ऐसा थोड़ी होगा। तो आपको एसोसिएशन के लिए जो चीज आर्टिफिशियल है, यानी कि जो चीज आपको जोड़नी है ना, उसको पहले देना पड़ेगा, और जो चीज आपको उसको देनी है वो आपको बाद में देनी पड़ेगी उसके साथ अटैच करके। लेकिन क्योंकि अगर उसको फूड मिल गया तो वो बेल पे कहाँ, बेल फिर 10 बेल बजा लो, उसको कुछ नहीं पता, वो तो अपना खाना खाता रहेगा, है ना। तो इसलिए हम बेल को हमेशा आपने पहले ही रखना है और फूड को हमेशा बाद में रखना एसोसिएशन में। अब काफी सारे एग्जाम्स में इसका बेल और फूड करके आ जाता है जी पेपर में क्वेश्चन, बट अगर वो लेवल अप कर देते हैं, जैसे हमारे यूजीसी वाले, वो क्या करते हैं, वो आपको 4 टर्म्स देते हैं जो हम इनको साइकोलॉजी में बुलाते हैं, ठीक है, जैसे कि यूसीएस, सीएस, यूसीआर, सीआर, ठीक है। आज बस ये फॉर्मेट ही कराऊंगी आपको अभी। यूसीएस क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। 2 अलग तरीके के स्टिमुलस दिखेंगे यहाँ आपको, 2 तरीके के रिस्पॉन्स दिखेंगे। ये होता है जी कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, and last one is conditioned response। अब ये आप ही बताओगे मेरे को कि ये क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको बस इतना बता दूंगी कि ये जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है मतलब नेचुरल स्टिमुलस, जिस भी चीज के आगे अन लग गया ना, जिसको मैंने कंडीशन नहीं किया मतलब मैंने कुछ भी उसके खुद से उसके आगे पीछे नहीं लगाया, मतलब खुद उसको नहीं अटैच किया है, वो क्या होता है, नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक जिसको हम कहते हैं। ये होता है जी आर्टिफिशियल स्टिमुलस, जिसको हमने कंडीशन कर दिया, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम उद्दीपक,
ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स होता है। अब देखो इधर स्टिमुलस है और इधर रिस्पॉन्स है। अब आप एक नया फॉर्मेट बना सकते हो इससे, जहां से हमें क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जैसे कई बार पेपर में ना फूड या बेल लिखा ही नहीं होता, वो क्या लिखता है यूसीएस, सीएस, यूसीआर, सीआर। अगर आप प्रीवियस उठा के भी देखोगे तो उसमें यही टर्म्स लिखी हैं, फुल फॉर्म भी नहीं देता। यूसीएस, सीएस इस तरीके से ना कंफ्यूज कर देता बच्चों को। तो अब ये क्या चीजें होती हैं? तो पहला तो आप बताओ मुझे कि अनकंडीशनड स्टिमुलस इनमें से कौन सा है? यूसीएस कौन सा है? फूड। मैम सलाइवा, सलाइवा तो रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स है ना, वो फूड हुआ। फूड क्यों हुआ? व्हाई इट इज नेचुरल? नेचुरल मैम है। हंग्री है। हाँ, क्योंकि वो हमने हंग्री। जानबूझ के अटैच नहीं किया। फूड तो उसको देना ही था, वो भूखा था तो फूड देना था, है ना। यानी कि हमने क्या दिया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में। अब आप क्या दे रहे हो? अब ये दोबारा बन जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में आपने यूसीएस दिया। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स, ये जो सलाइवा आया, ये क्या है? नेचुरल है या अननेचुरल है? नेचुरल नेचुरल रिस्पॉन्स है। है। नेचुरल है। खाने को देख के मुंह में पानी आना नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। जब हम भूखे हैं तो किसी मेरे भी आएगा, है ना, आपके भी आएगा। तो ये क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स आया। अब बेल क्या है? फूड तो बता दिया कंडीशनल आपने। प्लस बताओ बताओ, बेल क्या है? पहली बात तो वो स्टिमुलस है, कंडीशनल कंडीशनड कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कंडीशनल कि वो रिस्पॉन्स। जानबूझ के हमने लगाया। मतलब कि पैवलोव ने लगाया। अब पैवलोव उसकी जगह लाइट भी लगा सकता था कि भाई लाइट जगेगी, है ना, जब भी फूड आएगा। मतलब कुछ भी आप अटैच कर सकते थे। तो जो आपने अपने हिसाब से, मतलब अपनी तरफ से जो चीज अटैच करनी चाहिए उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। इसलिए सीएस हो गया। सीएस प्लस यूसीएस किया हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग में। और ये जो सलाइवा आया, ये क्या है? दोनों को देख के जो सलाइवा आया वो क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये एक्चुअली न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 0.5 सेकंड्स का डिफरेंस रखा था पैवलोव ने। तो ये डायग्नोज करना बहुत मुश्किल था कि वो फूड को देख के मुंह में पानी आ रहा है उसके, या बेल को देख के आ रहा है, मतलब बेल को सुन के आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस रिस्पॉन्स को क्या रखा? न्यूट्रल, ना ही आर्टिफिशियल में रखा और ना ही नेचुरल में रखा, ठीक है। फिर लास्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में उसको डॉग को क्या दिखाया गया? सिर्फ सुनाया गया ओनली बेल। बेल क्या है हमारा? सीएस, यानी कि ओनली सीएस दिया गया। तो ये जो सलाइवा है, ये जो सलाइवा आया, इसको हम क्या कहेंगे? ये आर्टिफिशियल है या अकेली बेल पे सलाइवा आना मतलब आर्टिफिशियल या नेचुरल? आर्टिफिशियल है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनड हो गया ना वो। हाँ जी। अब वो कंडीशन हो गया जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स चाहिए था और हमें मिल गया, ठीक है। एट लास्ट हमें क्या मिल गया? कंडीशनड रिस्पॉन्स, जिससे उसकी कंडीशनिंग हो गई। वैसे भी एक ओनली अननेचुरल चीज के ऊपर, यानी कि ओनली आर्टिफिशियल। बैल को देख के किसके मुंह में पानी आता है? किसी के भी नहीं, क्योंकि वो कंडीशन हो गया था। इसलिए वो बेल को देख के क्या कर रहा था? उसके मुंह में पानी आ रहा था, यानी कि वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो आपको ये दोनों ही फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, दोनों ही चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, फूड और बेल वाली भी, और प्लस सीएस, यूसीएस, ये सब चीजें भी। क्योंकि जब पेपर में आता है तो ज्यादातर यही टर्म्स लिखी होती हैं सारे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ये वाली तो बहुत कम लिखी होती है, फूड और बेल वाली। तो इसको यस मैम। एक बार जो और पढ़ लेना। क्या कह रहे हो? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था यूसीएस में और सीएस में, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, अब नहीं होगी कंफ्यूज। अच्छा, फिर चलो, फिर तो पहले गुड है। भी ऐसे पढ़ लेते थे तो वो बताने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती थी। हाँ, हो जाती है। इसलिए मैं बच्चों से तभी मैं कहती हूँ कि मेरे साथ साइकोलॉजी में इंटरेक्शन रखनी है, क्योंकि मैं आपसे ही पूछती हूँ, फिर आपको याद रहता है। मैं बता यस दूंगी मैम। अब तो फिर याद नहीं खुद रहेगा। से रिस्पॉन्स करके। हाँ, फिर याद रहता है ना कि ये बताया था। बाकी इसका इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, और इसका ना क्वेश्चन फैक्चुअल कम आता है,
यानी ऐसा कम आता है। बाकी जो आएगा भी, अगर अब घूम के भी आएगा तो आप कर पाओगे, मतलब इसको इस तरीके से समझोगे तो कर पाओगे। तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है, कि याद रखनी। और इनकी फुल फॉर्म्स भी कई बार अगर मेनका के एग्जाम में तो इसकी फुल फॉर्म्स भी आ सकती है कि भाई CS क्या है, या फिर मैचिंग भी आ सकती है किसी तरीके से कि नेचुरल कौन सा है इनमें से और आर्टिफिशियल कंडीशनिंग सॉरी स्टिमुलस कौन सा है। ठीक है, तो 2 स्टिमुलस हैं और 2 रिस्पॉन्स हैं, जिनमें से 2 नेचुरल हैं और 2 आर्टिफिशियल हैं। फर्स्ट जो आपने बनाया था, जो ग्रुप बनाया, फर्स्ट 2 जो सलाइवा है वो हमारे आर्टिफिशियल है, नहीं नेचुरल है, और जो थर्ड वन है वो आर्टिफिशियल हुआ ना। हाँ जी, देखो अगर अच्छा, ऐसे एक आसानी चीज वाला और भी याद मुझे क्लियर करना। करनी थी मैम, एक चीज और हाँ क्लियर करनी है। अभी आप जैसे रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स में बात हो रही थी ना, कि रिफ्लेक्स जो है दैट इज अ नेचुरल, या है ना? तो अगर हाँ, यहाँ पे हम इस सलाइवा को हम रिस्पॉन्स काउंट कर रहे हैं, अगर इस रिलैक्स बोले तो रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स जनरेट भी कर रहे हैं। बेल के ऊपर जब वो दे रहा है ना, तो वो रिस्पॉन्स है, हाँ वो वो सोच के वाला, दे रहा है कि बेल वो बजी है तो मेरा रिस्पॉन्स है, खाना आ वो गया, रिस्पॉन्स, है ना। वो तो हाँ, तो सोच समझ के उसने किया ना रिस्पॉन्स। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने बाकी उसके जो दो रिस्पॉन्स को थे ना वो एक्चुअली तो काउंट नेचुरल। किया है। अच्छा, क्या कह रहे हो? हाँ मतलब कई बार जैसे होता है ना कि इनकी फुल फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मैम जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रहता है ये UCS CS CS, ये हम्म, बहुत कंफ्यूजन सी रहती है। अगर जैसे हम्म, ऑप्शन में कई बार ये रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स भी डाले तो भी ऑप्शन हो सकता है ये नहीं, ना। वो डालेगा नहीं, वो डालेगा नहीं। रिफ्लेक्स ना वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए जनरल क्वेश्चंस में डालेगा, थ्योरेटिकल में नहीं डालेगा, क्योंकि थ्योरी में जो चीज लिखी गई होती है ना, जो पैवलोव ने लिख दिया ओके। ना थ्योरी में, वही रहेगा। थ्योरी का कुछ भी कंटेंट कभी चेंज नहीं होगा। और थ्योरीज को पढ़ने का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही होता है कि उसमें से कभी भी क्वेश्चन अपने आप से बना के नहीं वो दे सकता। जितनी नहीं चीज, डालते। जितनी इंफॉर्मेशन आपको साइकोलॉजिस्ट ने दी है, बस उतना ही पूछ सकता है वो, उसके बाद तो वो जा ही नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, जो ये आपने दोनों बनाया डायग्राम, इसमें जो 3 सलाइवा में फर्स्ट वाला आर्टिफिशियल है और जो लास्ट वन है फिर वो या हमारा फिर देखो नेचुरल ऐसे आया। याद कर लो इसको कि फर्स्ट ऑर्डर जो कंडीशनिंग है पूरा का पूरा नेचुरल है, हाँ पूरा नेचुरल है, ठीक है। थर्ड वाला पूरा का पूरा आर्टिफिशियल है। वो आर्टिफिशियल CSE है ना सारा। हाँ जी। और दूसरे वाले में क्योंकि हम दोनों को अटैच कर रहे हैं, इसलिए ना वो नेचुरल है और ना ही वो है आपका इसलिए उसको आर्टिफिशियल। न्यूट्रल कर लिया, दोनों अटैच हो रहे हैं इसमें, बिल्कुल, CS और इसी को UCS है ना। इसीलिए इसीलिए हाँ। ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर। अदरवाइज ये थ्योरी ना इतना दिमाग खाती है ना, ये थ्योरी है देखने को, पर ये समझ ही नहीं आता UCS। अभी इसके और भी है कुछ, एक टॉपिक है वो भी नहीं समझ आता है, वो इंटरवल्स वो बनाने वाला कुछ है इसमें। क्यों, कौन सा वाला? हाँ, इसी में है शायद, वो एक इंटरवल्स है, शेड्यूल्स आते हैं, कुछ ऐसा है, वो कुछ उसमें रहता है इसमें कुछ। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हाँ रीइंफोर्समेंट की थ्योरी, हाँ रीइंफोर्समेंट। स्किनर में। हम्म हम्म। ठीक है जी, ठीक है, चलो फिर कल हम स्किनर करते हैं। इसके बाद वैसे मैं कुछ टर्मिनोलॉजी कराऊंगी आपको जहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी का हमारा रहेगा जो नेक्स्ट थ्योरी हमारी स्किनर की होगी इसके बाद। ठीक है, और ये दोनों थ्योरीज जो आपने आज की हैं दोनों ही SR थ्योरीज है। SR मतलब स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरीज। इनमें स्टिमुलस दिया जा रहा है और रिस्पांस जनरेट किया जा रहा है, चाहे वो पैवलोव वाली है चाहे वो थॉर्नडाइक वाली है, दोनों ही। ठीक है। मैम इससे रिलेटेड PPT है क्या आपके पास? अब PPT तो नहीं है वैसे, आपके नोट्स में ही है, बट हाँ आप ना एक काम कर लो, मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी कि अभी ना आपके पास टाइम है, आप में ये वीडियो ना दोबारा चलाना, ठीक है, चला के जो मैंने स्लाइड्स बनाई है वो अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना कहीं भी, यस मैम, कभी नहीं भूलोगे। मैं देखिए साथ साथ में करती जा रही हूँ, किसी भी कॉपी कभी में नोट किसी, डाउन करती हाँ जा रही चाहे नोट डाउन कर लो जैसे जैसे मैं लिखती हूँ, क्योंकि ना आप जब, मैंने कभी भी साइकोलॉजी बुक्स में से नहीं पढ़ी अदर देन SK मंगल, मैंने कोई बुक कभी नहीं रेफर की। ठीक है, SK मंगल में ये सारा कुछ है, लेकिन वो ना बहुत ही इलेबोरेटेड होता है बुक्स के अंदर या नोट्स के अंदर कि भाई हूँ, ऐसे बहुत हुआ डिटेल ऐसे नहीं हुआ, वो होता। आपको कंफ्यूज करता है। और कॉम्पिटिटिव यस मैम, एग्जाम्स में ना आपको इतना इलेबोरेटेड चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट जो चीज जितनी समझा दी है जिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है वही आपको बताऊंगी मैं। यस ठीक है, मैम। हाँ तो इसको एक ये कर लो कि साइकोलॉजी की चाहे एक अलग से छोटी